हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि हर मंथ की तरह इस मंथ की भी हम जून मंथ की करंट अफेयर्स लेके इस वीडियो में आपके सामने हैं, जिसमें हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लगभग 90-95 क्वेश्चंस को हम इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उससे जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं हर बार की तरह हर क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आगे के आने वाले एग्जाम्स में इस वीडियो से आई होप कि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। क्लियर है? जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इंडेक्सेस आए हैं, बहुत सारे इंडेक्स या रिपोर्ट्स जारी हुए हैं। क्लियर, उनकी बात करेंगे। बहुत सारा आपको पता है अपॉइंटमेंट्स हुए हैं भारत में, इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन के बाद बहुत सारा, जैसे स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ है ना, नए एनएसए दोबारा जी डोवाल साहब बने गए हैं। तो जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, नए नए पोस्ट पे लोगों का इलेक्शन हुआ है या अपॉइंटेड हुए हैं, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटी का पार्ट हो और उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड चीजों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एसएससी रिलेटेड किसी भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आरबी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ये हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आप सभी के लिए। करंट अफेयर्स हम टॉपिक वाइज, मंथ्स वाइज आपको अवेलेबल कराते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा जहां पे 5,27,000 लगभग 5,28,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर आपको ज्वाइन करके आप सारे ऑल प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं आरबी की वेबसाइट पे, जिसे आप जाके दे सकते हैं। एवरी संडे फ्री लाइव टेस्ट होता है हमारा आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब कोई भी जुड़ सकता है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी, पेड टेस्ट सीरीज है। चलिए तो बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुआ, भारतीय सेना के इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ बनाए गए हैं, आर्मी चीफ, और उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किसकी जगह लेंगे? मनोज पांडे जी की। जनरल मनोज पांडे जी की जगह लेंगे ये। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भारत के सीडीएस कौन है इस समय? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस का पद जो होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के ऊपर होता है, और ये पद पहली बार कब बनाया गया? 2017 में। और ये जो होता है सीडीएस वो 4 स्टार जनरल होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सब 4 स्टार जनरल होता है, पहली बार 2017 में ये पद बनाया गया। क्लियर है? जनरल बिपिन रावत साहब हमारे पहले सीडीएस थे, अभी जनरल अनिल चौहान साहब हैं करंटली सीडीएस। क्लियर है? 4 स्टार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनोज पांडे जी की जगह जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए नए सेनाध्यक्ष। अच्छा, इसको अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो एक कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। आपको पता है 8 कैबिनेट कमेटी होती हैं जो सरकार के डिसीजंस लेती हैं अलग अलग फील्ड में। मैं तेजी से नाम ले देता हूं, जैसे इकोनॉमी की फील्ड में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सबसे हाईएस्ट पावरफुल बॉडी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों को, इंटरनेशनल रिलेशन के मामले पर डिसीजन लेती है। सिक्योरिटी के मामले पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, 3 हो गई। चौथा कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, सरकारी पदों पे जितनी अपॉइंटमेंट होती है वो यही करती है, 4 हो गए। पांचवा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, 5 हो गए। छठा क्या हो गया? कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए। ये 6 जो कैबिनेट कमेटी है, इन सबके चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स उसमें शामिल होते हैं। 2 ऐसी कमेटी है कैबिनेट कमेटी जिनमें प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं होते। एक कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिसमें राजनाथ सिंह हेड है जिसके, और एक कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन जिसके हेड अमित शाह जी हैं। तो ये 8 पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है। 8 कैबिनेट कमेटी होती है जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4 स्टार जनरल सीडीएस होता है। अब तक इससे पहले 4 स्टार जनरल कौन, किसको उपाधि दी गई थी? तो एक थे सैम मानेकशॉ, नाम सुना होगा आपने। क्लियर है? और एक थे एम करियप्पा। ये 2 लोग थे जिनको इससे पहले 4 स्टार आपको देखा होगा यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स के यहाँ पे जो स्टार लगे होते हैं इनमें 4 स्टार। क्लियर है? तो सीडीएस 4 स्टार का पद होता है। ठीक है, आप देखोगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ में क्या होता है? 3 स्टार होते हैं, इससे ऊपर का पद है। और ये सीडीएस सीधे रिपोर्ट करता है डिफेंस मिनिस्टर को, और डिफेंस मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर को, वो सॉरी
प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वां जो सेशन है इस साल, कौन उसका अध्यक्ष बना है, चेयरमैन कौन है? तो फॉर्मर पीएम है कैमरून। कैमरून कहां का देश है? अफ्रीकन कंट्री है कैमरून, और इसका देश कैमरून के पूर्व प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है फिलेमोन यांग, इनको हेड बनाया गया है। तो कैमरून जो है इस सेशन की अध्यक्षता कर रहा है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है एक ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, मैं तेजी से लिख देता हूं। सुना होगा आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2 हो गए, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 3 हो गए, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट 4 हो गए, यूनाइटेड नेशन का ट्रस्टीशिप काउंसिल 5 हो गए, और लास्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 6 हो गए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 ऑर्गन्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भारत के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आईसीजे में 15 जज होते हैं। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 15 जज होते हैं, अलग अलग रीजन से जो कंट्रीज इलेक्ट होकर आते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होते हैं। डिसीजन लेता है मुद्दों पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल बॉडी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 P5 है जिनके पास वीटो पावर है, चाइना, फ्रांस, यूके, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, अमेरिका और रसिया। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट हैं जो हर 2 साल बाद अलग अलग रीजन से इलेक्ट होते हैं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आपने जो सुना होगा ना, यूनेस्को है, WHO है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये ऑर्गन्स नहीं है, ध्यान रखना है। अलग अलग फील्ड में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट लॉन्चर, जो स्पेस के सैटेलाइट्स को क्या करता है, रॉकेट को लॉन्च करता है, वो कौन सा है? तो 3D प्रिंटेड है भारत में पहली बार। IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने बनाया अग्निबाण। क्लियर है? सेमी क्रायोजेनिक 3D प्रिंटेड, जो आज की टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटेड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसमें आपको पहले क्या करना होता है, कंप्यूटर में डिजाइनिंग करनी होती है और उसका क्या करिए मॉडल बना दिया जाता है 3D प्रिंट। ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा प्रिसाइज होता है, और बहुत आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। इस 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी आज के टाइम की टेक्नोलॉजी है। भारत के इसरो के करंट में जो रॉकेट्स हैं आपको पता है PSLV और GSLV, ये भारत के ये 3rd जनरेशन है, ये 4th जनरेशन है। ये हाई ऑर्बिट में पहुंचने के लिए हैवी व्हीकल है, और GSLV का Mark 3 MK3 जो है सबसे एडवांस है। Mark 3 बाहुबली इसका नाम है, ये सबसे ज्यादा एडवांस है ये GSLV का Mark 3। और जो PSLV है ये जो है लोअर ऑर्बिट्स में हैवी सैटेलाइट्स को और जो लाइट सैटेलाइट्स हैं उनको हायर ऑर्बिट्स में भेज सकता है। इसके अलावा एक और आपने सुना होगा विक्रम एस, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, ये स्पेस रॉकेट है विक्रम एस। विक्रम साराभाई फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, उनके नाम पे रखा गया विक्रम एस। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने मानव रहित सिस्टम फोर्स तैयार किया, अनमैन्ड सिस्टम फोर्स। क्लियर है? मानव रहित है ना, अनमैन्ड सिस्टम फोर्स तैयार की है। अनमैन्ड सिस्टम फोर्स किसने तैयार किया है? यूक्रेन ने। आंसर क्या है? यूक्रेन। अनमैन्ड का मतलब होता है क्या? रोबोट्स। तो वॉर में रोबोट्स का यूज कर सकता है, ये पहला ऐसा देश बन गया यूक्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, रोबोट्स आपने सुने होंगे, आपने ड्रोन सुने होंगे। तो एक पूरी फोर्स तैयार की है, एक पूरी फोर्स की यूनिट बना दी है जो क्या होगी? ड्रोन और रोबोट्स बेस होगी। ऐसा करने वाला यूक्रेन पहला देश बन गया। आपको पता है यूक्रेन का रसिया के साथ लगातार वॉर चल रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है? उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। क्लियर है? और जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है मोहन मांझी जी यहां के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले जो है क्या नाम था उनका, पटनायक साहब, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी यहां के मुख्यमंत्री थे। बीजू जनता दल बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री थे। तो पहली बार सरकार बनी है। और टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स 147 हैं, बीजेपी को 78 मिली है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। एक बार चेक कर लेना फैक्ट्स, जहां तक मुझे याद आ रहा है 147 है, 78 बनी है उड़ीसा में। इसके अलावा आपको पता है लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी लगातार तीसरी बार। और पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी प्रधानमंत्री, भारत के मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने लगातार 3 बार का रिकॉर्ड की बराबरी की है, किसकी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की, मोदी जी ने बराबरी कर ली है। क्लियर है? आपको पता है 2 अलायंस आपस में इस बार चुनाव हो रहा था, एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए बीजेपी लेड है, बीजेपी लीड करती है इसको, और इसको कांग्रेस लीड करती है। बीजेपी ने 240 सीटें दी थी, इसके बाद 16 सीटें जीत के टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी, और तीसरा 12 सीटें जीत के नीतीश कुमार जी की जदयू तीसरी बड़ी पार्टी है एनडीए में। कांग्रेस यहाँ पे इंडिया का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ये एनडीए। इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी 37 सीटें, तीसरी बड़ी पार्टी टीएमसी 29 सीटें। हालांकि टीएमसी डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं है, लेकिन वो बाहर से इसको समर्थन देती है। क्लियर? क्लियर? लोकसभा के साथ साथ यहाँ पे चुनाव विधानसभाओं में कौन से हुए ध्यान ही नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि लोकसभा के बड़े चुनाव थे। विधानसभा में उड़ीसा का चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ। उड़ीसा में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी, ऊपर मैंने लिख दिया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी अलायंस, टीडीपी बीजेपी और जो है एक और है क्या नाम था उसका, पवन कल्याण की पार्टी, नाम याद नहीं, जनसेना, जनसेना याद आ गया। ये एनडीए, ये तीनों मिलकर किसके पार्ट है? एनडीए की। तो बीजेपी की मतलब एनडीए की ही आंध्र प्रदेश में सरकार बनी है। टीडीपी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री चुने गए। क्लियर है? उससे पहले वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के अलावा सिक्किम में चुनाव हुए, सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार बनी। क्लियर है? और प्रेम सिंह तवांग वहां के, प्रेम सिंह तवांग वहां के मुख्यमंत्री चुने गए। लोकसभा की भी सिक्किम में 1 सीट है। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा किसका पार्ट है? एनडीए का पार्ट है। मतलब यहां भी किसकी सरकार बनी है? एनडीए की। और लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में, सबसे इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और पेमा खांडू वहां के मुख्यमंत्री बने। क्लियर? इन 4 राज्यों, मतलब चारों राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी। इसके अलावा लोकसभा में भी एनडीए की सरकार बनी। क्लियर है? चलिए तो सबके मुख्यमंत्री मैंने बता दिया, आपको याद रखना। अच्छा, काम आपका ये इन चारों राज्यों की विधानसभा सीट्स याद होनी चाहिए। चारों, जहां तक मुझे याद है उड़ीसा की मैंने बता दी आपको 147 है, सिक्किम में 40 है। बाकी आप एक बार आंध्रा और अरुणाचल का देख लेना। विधानसभा सीट्स, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, उड़ीसा में नंबर ऑफ लोकसभा सीट जहां तक मुझे याद है 21 है, आंध्रा में 25 है, सिक्किम में 1 है, अरुणाचल में शायद 2 है, एक बार चेक कर लेना। क्लियर है? लोकसभा सीट्स और दूसरा राज्यसभा सीट्स, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, अडानी ग्रुप ने तंजानिया कहां है? इंडियन ओशियन के पार, अफ्रीका का ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये, बिल्कुल किनारे पे अफ्रीकन कंट्री है ये। इसके किस पोर्ट के साथ? तो वो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है दार ए सलेम पोर्ट। क्लियर है? तंजानिया के लॉन्ग आइलैंड बहुत फेमस है। कौन से आइलैंड? लॉन्ग आइलैंड, जहां पे सबसे ज्यादा लॉन्ग की खेती होती है। डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भारत में डिफेंस वेपन्स बनाता है, मिसाइल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीआरडीओ की 2 साइट्स हैं, एक साइट है पोखरण राजस्थान में जहां ये टेस्ट करता है मिसाइल, और दूसरी साइट कहां पे है? आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा, यहां पे टेस्ट करता है। आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा है। अब्दुल कलाम आइलैंड नाम है, जिसका पुराना नाम व्हीलर आइलैंड है। अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल में उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया था। एक प्रोग्राम 1983 में शुरू किया गया था, डीआरडीओ में चीफ साइंटिस्ट थे उस समय अब्दुल कलाम साहब, उनकी लीडरशिप में। प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGDMP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, GMDP, 1983 में, जिसके अंतर्गत भारत को बैलिस्टिक मिसाइल में अब्दुल कलाम साहब की लीडरशिप में आत्मनिर्भर बनाया गया। इसीलिए अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जिसमें अग्नि बनाई हमने, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश, त्रिशूल और नाग एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश त्रिशूल जो है एयर, सरफेस टू एयर है, और अग्नि और पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस है। क्लियर? तो इसके द्वारा, और इसके अलावा भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के बाद क्रूज मिसाइल 2 कौन सी हैं? एक ब्रह्मोस है जो हमने रसिया के साथ मिलकर बनाई है। ब्रह्मोस क्वेश्चन पूछेगा किस देश के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाई हमने? रसिया इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस। सुपरसोनिक मिसाइल है।
दूसरा ब्रह्मोस, किन दो नदियों को मिलाकर उसका नाम रखा गया? तो भारत की ब्रह्मपुत्रा और रसिया की मोस्कवा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा रिवर के नाम पर रखा गया। इसके अलावा भारत की एक क्रूज मिसाइल है निर्भय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डीआरडीओ ने अभी क्या किया? रुद्रम सेकंड का टेस्ट किया। ये है क्या? एयर टू सरफेस, एयर से सरफेस में एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मतलब ये दुश्मन के क्या करेगी? रेडिएशन मिसाइल है, दुश्मन के सर्विलांस सिस्टम को, रडार सिस्टम को, इन सबको क्या करेगी? खत्म करेगी। अगला, हाल ही में चर्चित नागास्त्र वन क्या है? नागास्त्र वन देखिए क्या है? भारत का पहला इंडिजीनियस स्वदेशी रूप से विकसित है सुसाइडल ड्रोन है। पहला पोर्टेबल, मैन पोर्टेबल, इंसान उसको पोर्ट करके दूसरी जगह ले जा सकता है, मतलब बहुत भारी नहीं है, इंसान उसे मूव करा सकता है। दूसरा ये सुसाइडेबल बॉम्ब ड्रोन का मतलब है जाएगा और आत्मघाती हमला करेगा, खुद को क्या कर लेगा? विस्फोट कर लेगा और दुश्मन के परखच्चे उड़ा देगा। मतलब सुसाइडल ड्रोन है ये। डेवलप किसने किया है? EEL, इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव्स लिमिटेड ने। राज्यसभा में नेता सदन किसे नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा। तो देखिए दो हाउस है, मैं पूरा बता देता हूं, लोकसभा और राज्यसभा। एक होता है लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस, नेता सदन लोकसभा में होगा और राज्यसभा में होगा। प्रधानमंत्री नेता सदन होता है जिसका वो मेंबर होता है। तो मोदी जी लोकसभा के मेंबर है, बनारस से लोकसभा के सांसद हैं, तो लोकसभा में नेता लीडर ऑफ द हाउस कौन है? मोदी जी हैं। और राज्यसभा में किसे बनाया? बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट इस समय है जेपी नड्डा साहब, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। क्लियर है? राज्यसभा में। दूसरा तो ये मैंने लिख दिया लीडर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस होता है, दो हाउस में, लोकसभा में राज्यसभा में। एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता, राज्यसभा में और लोकसभा में। राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और लोकसभा में पहली बार नेता विपक्ष बने हैं राहुल गांधी। क्लियर है? एलओपी के लिए क्वेश्चन पॉलिटी में पूछता है कितनी सीटें चाहिए? तो 110 या 10% ऑफ टोटल इलेक्टेड सीट्स ऑफ कंसर्न हाउस, टोटल सीट्स ऑफ करंट सीट्स ऑफ कंसर्न हाउस। जैसे लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है? 543 का 10% 54.3, और राज्यसभा में कितनी है? 245 का 10% 24.5, मतलब 25 सीट, और यहां 55 सीट। तो इस बार चूंकि पिछले दो बार से आपको पता है कोई भी पार्टी 55 सीट्स लोकसभा में नहीं जीत पा रही थी, तो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है, तो उन्हें मिला है। तो 543 में मतलब 55 सीटें और राज्यसभा में 25 सीटें होनी चाहिए। क्लियर है? तब लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कमेटी जो अपॉइंट करवाती हैं, सेलेक्ट कमेटी होती है जो राष्ट्रपति को किसी बड़े पद पर किसी को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करती है, उनका एक मेंबर होता है। जैसे अभी इस बार पिछले साल सरकार कानून लेके आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर का होगा, और 3 मेंबर कौन होंगे? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? एक सेलेक्ट कमेटी के कहने पे, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होंगे, और तीसरा एक कैबिनेट मंत्री होंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून मंत्री होंगे। इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? यही कमेटी। 3 कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। चीफ विजिलेंस कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके कहने पे? कमेटी के कहने पे, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा भी होते हैं, अदर मेंबर भी होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, उसको भी, उसके चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में भी प्रधानमंत्री भी होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा भी होता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? अगला, आई हैव द स्ट्रीट्स, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? आर अश्विन जो स्पिनर है, उनकी एक आत्मकथा है। कृष्णा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, क्वेश्चन पूछ सकता है किन दो देशों का ज्वाइंट मिशन है? इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट मिशन है ये। कृष्णा क्या है? स्पेस सैटेलाइट है, जिसको दोनों मिलके भेजेंगे। इसके अलावा इंडिया का नासा के साथ भी है निशार मिशन, इसी साल जाने वाला है निशार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। इसका इंडिया और यूएसए का पहला ज्वाइंट मिशन है स्पेस का। हालांकि फ्रांस के साथ हम बहुत सारे ज्वाइंट मिशन कर चुके हैं पहले भी। कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बन गया? चाइना। चाइना के साथ हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हर महीने ये डेटा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ट्रेड के आंकड़े चेंज होते रहते हैं हर महीने। तो अमेरिका, भारत के
टॉप 3 में लिख दे रहा हूं, चाइना, यूएसए और उसके बाद यूएई। ये टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स हैं भारत के। चाइना यूएसए में बहुत क्लोज फाइट रहती है, कभी अमेरिका आगे निकल जाता है, कभी चाइना। इनके साथ हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएमयू का नया कुलपति वाइस चांसलर किसे बनाया गया? राष्ट्रपति बनाते हैं, ध्यान रखना। कौन? प्रेसिडेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, और स्टेट की यूनिवर्सिटी में गवर्नर कौन बनाया गया? नैमा खातून। हाल ही में लोकप्रिय पुस्तक है एड फाइंड्स अ होम। किसकी पुस्तक है? आलिया भट्ट। जानते हो आलिया भट्ट को आप? हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज भाषा मॉडल जीपीटी 40 एआई आपको पता है, एआई स्मार्ट टेक्नोलॉजी एआई है ये। चैट जीपीटी सुना होगा आपने, लॉन्च किया है, आपको पता है जिसने चैट जीपीटी बनाया ओपन एआई, अमेरिकन कंपनी है ये। क्लियर है? चैट जीपीटी एआई टूल है, दुनिया के फेमस एआई टूल में चैट जीपीटी है, ओपन एआई अमेरिकन कंपनी ने बनाया। इसके अलावा एक और है बार्ड, गूगल का है ये। बार्ड एक जो है एआई टूल है। इसके अलावा भारत का पहला एआई टूल है कृत्रिम। भारत का किसने बनाया? ओला ने बनाया, याद रखना है। चलिए, भारत के नए सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल किसने अपॉइंट किया होगा? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, लगातार तीसरी बार बनाए गए। 18वीं लोकसभा में भाजपा उसके गठबंधन सहयोगियों को मैंने पहले लिख दिया कितनी? 240, और जो एनडीए है उसको 293। एनडीए को कितनी? 293 सीटें। क्लियर है? आगे फुल फॉर्म मैंने पहले बता दी। कौन कौन बड़े पार्टनर है एनडीए इंडिया में, मैंने पहले बताया। हाल ही में इसरो ने किस नई पीढ़ी के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, देखिए अभी मैंने बताया हमारे पास इसरो के पास सरकारी जो एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है। देखिए अभी दुनिया जिन रॉकेट्स पे काम कर रही है वो रॉकेट्स कैसे हैं? सैटेलाइट्स को लेके जाते हैं, सैटेलाइट को आगे स्पेस में जाके लॉन्च कर देते हैं, फिर अपने आप के क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो रॉकेट की एक कॉस्ट होती है 100-200 करोड़ की कॉस्ट होती है, बहुत महंगे रॉकेट्स होते हैं। एक बार जाता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है और फिर रॉकेट क्या करता है? अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन दुनिया इस समय काम कर रही है, उनका नाम है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब रॉकेट जाए, सैटेलाइट को लॉन्च करे और वापस आ जाए, और फिर दूसरे सैटेलाइट को ले जाए, फिर वापस आ जाए, जिससे बहुत बड़ी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिशन की कम हो जाएगी, जिससे रॉकेट जो है इस पे सैटेलाइट भेजना और क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो भारत इसरो उस पे काम कर रहा है, और भारत ने इसरो ने तीसरा परीक्षण कर लिया है सक्सेसफुल। और उस भारत का जो RLV जिसपे इसरो काम कर रही है उसका नाम क्या रखा गया? पुष्पक रखा गया। आपने पुरानी कथाओं जो है, पुरानी कथाओं में, रामायण में और तमाम जो महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, उन्होंने आपने सुना होगा पुष्पक विमान से उस समय के लोग आते जाते थे, सुना होगा है ना। रामायण में आपने सुना होगा सीता जी का जब हरण करने रावण आया तो पुष्पक विमान से आया, ऐसे कहा, ऐसा सुना होगा आपने एपिक्स में, महाभारत रामायण में। तो RLV उसका नाम ही क्या रखा गया? पुष्पक। दूसरा एआई शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन डायलॉग के लिए सेकंड एआई समिट कहां हुई है? सियोल, साउथ कोरिया में हुई है। चेयर कौन करेगा? साउथ कोरिया और यूके। और पहली कहां हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी लास्ट ईयर। पहली कहां हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। क्लियर? 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे अपॉइंट किया गया? देखिए जब भी कोई नई लोकसभा आती है तो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। तो आंसर है अपॉइंट कौन करेगा? तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। काम क्या होता है? तो देखिए नई लोकसभा बनी है, अभी कोई अध्यक्ष तो नहीं है, तो सांसदों को क्या करना है? शपथ दिलाना है। तो प्रोटेम स्पीकर का पहला काम है नए लोकसभा सांसदों को क्या दिलाना? ओथ। और दूसरा है परमानेंट जो स्पीकर होता है उसका इलेक्शन कराना, स्पीकर का इलेक्शन कराना, लोकसभा अध्यक्ष का इलेक्शन कराना। ये दो काम होते हैं किसके? प्रोटेम स्पीकर के। राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जो परंपरा है वो क्या है? जो कन्वेंशन होता है, जो फॉलो होता है वो क्या है? कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस लोकसभा एमपी होगा, मतलब सबसे ज्यादा बार जो लोकसभा एमपी चुना गया होगा उसको। तो बीजेपी के उड़ीसा से सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब, इन्हें इस बार का 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। इससे पहले कौन था? 17वीं लोकसभा के बनाए गए थे बीरेंद्र सिंह, जो इस समय मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है एंड एम्पावरमेंट है, मध्य प्रदेश में भाजपा के सांसद थे। हालांकि ये 7 बार के लोकसभा सांसद थे, और एक कांग्रेस के लीडर हैं, केरल से सांसद हैं के सुरेश, वो 8 बार के थे। तो प्रोटेम स्पीकर बनाने पे विपक्ष ने इसका विरोध किया कि उन्हें बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर बोला रूल क्या है, कानून क्या है? राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं। काम होगा ओथ दिलवाना और स्पीकर का इलेक्शन कराना। तो स्पीकर का क्या होता है? इलेक्शन, और प्रोटेम स्पीकर का
अपॉइंटमेंट होता है। पूरी एक वीडियो मेरी पड़ी है, इसको लेके आप चैनल पे देख सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है, साथ ही साथ डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है। तो आर्टिकल अगर देखें तो प्रोटेम स्पीकर का आर्टिकल है आर्टिकल 95 संविधान में, और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का क्या है, आर्टिकल 93 है, याद रखना है। और इनका होता क्या है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जिसके पास बहुमत होता है वो ही जीतता है। तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बनाएंगे, ओम बिरला। ओम बिरला साहब पहले ऐसे स्पीकर हैं जो लगातार 2 टर्म सर्व करेंगे, लगातार 2 बार स्पीकर बनाए गए। क्लियर है। इलेक्शन ऑब्वियसली जिसकी सत्ता होती है लोकसभा में, जिसका बहुमत होता है वही उसी का स्पीकर जीतता है। लेकिन 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे स्पीकर के, उसके बाद हमेशा विपक्ष और सत्ता पक्ष में आम सहमति से बन जाता था। दूसरी बार ऐसा हुआ है, फिर से चुनाव हुए, विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए के सुरेश को उतार दिया इलेक्शन में, और उसके बाद हालांकि वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर लिया गया, डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष को पता था वो हार जाएंगे, उनके पास बहुमत नहीं है। क्लियर। तो डिवीजन ऑफ वोट नहीं कराया। ध्वनि मत का मतलब होता है जो प्रोटेम स्पीकर है या जो स्पीकर बैठा होता है किसी प्रस्ताव पे, आपने सुना होगा, बोलता है जो इस प्रपोजल के पक्ष में है, फेवर में है, यस करें, जो विपक्ष में है नो करें। यस वालों की आवाज ज्यादा है तो प्रस्ताव पास हुआ। इसको कहते हैं ध्वनि मत, जहां पे डिवीजन ऑफ वोट नहीं किया जाता, मतदान नहीं कराया जाता। क्लियर। तो ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए और इन्होंने फिर इलेक्शन कराया। ओम बिरला साहब बने। भारत की पहली फीमेल स्पीकर कौन है, मीरा कुमार जी हैं, तो 2009 में कांग्रेस की लीडर हैं। बापू जगजीवन राम सुना होगा आपने, पुराने कांग्रेस के लीडर, बिहार से हैं। तो मीरा कुमार जी 2009 में भारत की पहली महिला स्पीकर बनी। भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर 1952 में बने, पहली बार चुनाव लोकसभा के चुन के तभी आई थी। और पहली प्रोटेम स्पीकर भी है, वो पहले स्पीकर भी है, नाम है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये नाम है। चलिए आगे बढ़ते तेजी से। अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर रश्मि सलूजा को दिया गया। मोमबत्ती के मोम से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट, स्पेस रॉकेट है ये। कौन सा रॉकेट, स्पेस रॉकेट, लेकिन किससे चलेगा, मोमबत्ती के मोम से चलेगा, बैक से चलेगा। क्लियर है। किसने बनाया है, जिसका नाम, जर्मन कंपनी है जिसका नाम है हाई इंपल्स, उसने बनाया, उसका नाम क्या, SR-75 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 50वां G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 आपको पता होगा। प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहां की यात्रा की, पहली विदेश यात्रा इटली की। क्लियर है। और इटली में कहां पे हुआ, फसानो जगह का नाम है इटली में। इसका मतलब इटली इस बार का चेयरमैन था, जॉर्जिया मेलोनी हेड कर रही थी इसको। अगला G7 कहां मिलेगा, 2024 में कहां होगा, कनाडा में होगा। इससे पहले 2023 में कहां हुआ, जापान में हुआ था। G7 के मेंबर्स कौन है, अमेरिका, कनाडा, यूके, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये 7 देश G7 के पार्ट हैं। भारत स्पेशल इनवाइटी है, विशेष रूप से आमंत्रित दिया गया था भारत को, और उम्मीद की जा रही है कि नियर फ्यूचर में भारत G7 का पार्ट हो सकता है। अगर भारत शामिल होगा तो इसका नाम G8 हो जाएगा। इसी G7 ने 1990 में क्या बनाया, G20 बनाया, याद रखना है। जो अब G21 हो गया है 2023 में, पिछले साल न्यू दिल्ली में हुई G20 की बैठक, इस साल क्या होगी, 2024 में ब्राजील में होगी। क्लियर है। 2023 में जो G20 की न्यू दिल्ली में बैठक हुई, भारत में पहली बार हुआ G20 का आयोजन, हर साल बैठक होती है। G22 में कहां हुई, इंडोनेशिया के बाली में हुई। वहां पर अफ्रीकन यूनियन को 21वें मेंबर के रूप में शामिल किया गया। G20 है क्या, G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20, अब तो 21 हो गया, तो 21 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें 19 देश है प्लस 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है प्लस अफ्रीकन यूनियन है, ये शामिल है। तो 19 देशों के नाम आपको होमवर्क दे रहा हूं, पहले मैंने बता दिया G7 है। G7 के अलावा इंडोनेशिया होगा, पिछले साल हुई है मीटिंग, इस साल भारत में हुई तो भारत होगा, अगले साल होगी ब्राजील में, तो 3 ही हो गए, तो 7 3 10 तो बता दिए, बाकी 9 देख लेना। अदरवाइज ग्रुप के नाम बता देता हूं, ब्रिक्स के सारे मेंबर इसके पार्ट हैं। क्लियर है। क्वाड में चौथा मेंबर कौन है, वो भी इसका पार्ट है। कौन बचा, ऑस्ट्रेलिया बचा, वो भी इसका पार्ट है। बाकी आप देख लेना, बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे अर्जेंटीना इसका पार्ट है, जैसे तुर्की इसका पार्ट है, सऊदी अरेबिया इसका पार्ट है। इस तरीके से आप देख लेना, सारे मिल जाएंगी, बहुत सारी मैंने बता दी। 18वीं लोकसभा के स्पीकर मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। किस दूसरे भारतीय मिलिट्री को जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मिला है, तो मेजर हैं राधिका सेन, उन्हें जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इससे पहले ये जो अवार्ड था
वो एक और भारतीय को दिया गया था जिसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पे, सुमन गवानी। 2020 में इन्हें मिला था, ये भी सेना में ऑफिसर हैं, सुमन गवानी। क्लियर है? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया 2045 तक उम्मीद कर रहा है, ऐसा प्लान बना रहा है कि मंगल पे क्या भेजेगा, इंसान भेजेगा। इसके लिए उसने अपनी एजेंसी का नाम क्या रखा है, कासा रखा है, नई एजेंसी बनाई। हाल ही में प्रसिद्ध माता खीर भवानी मेला। अच्छा, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट अगर एजेंसियों के नाम लिख दूं तो रसिया का है रॉसकॉस्मोस, नासा है नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की है, इसरो हमारी है। कासा कहां की है, कोरिया स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ए से क्या है एक बार देख सकते हैं, एक बार गूगल कर लेते हैं जहां तक मुझे याद है। हाँ, नेशनल एरोस्पेस नहीं, एक बार देख लेते हैं हम लोग नासा की फुल फॉर्म। हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस नहीं है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही नाम है, कोरिया एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारत का पहले स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर बता चुका हूं, जीबी मावलंकर, पूरा डिस्कस कर चुका हूं। चांगी मिशन, ये मून मिशन है, ध्यान रखना है, चंद्रमा पे गया मिशन है। चांद के, देखो इंडिया के सारे मिशन, हमारे इसरो के सारे मिशन क्या है, चंद्रयान है। चंद्रयान 1 2008 में गया, 2 फेल हो गया हमारा 2019 में गया, और 3 2023 में गया। क्लियर है? चांद मिशन किसके हैं, चाइना के। चाइना के मून पे मिशन है, उनको कहते हैं चांग। चांग का कौन सा वर्जन चला गया, 6ठा वर्जन, चांग ई। क्लियर है? चांग ई को चाइना में चंद्रमा की देवी, गॉडेस ऑफ मून कहते हैं। रसिया है उसके कौन से हैं, रसिया के लिख देता हूं लूना, आपको पता होगा लूना मिशन है। भारत का जब चंद्रयान 3 वहां पे लैंड किया, सक्सेसफुल हुआ, तो रसिया ने उससे पहले, जस्ट पहले, कुछ दिन पहले लूना 25 भेजा था, जो फेल हो गया उसका मिशन। अपोलो, अमेरिका के, यूएसए के, नासा के कौन से मिशन है, वो अपोलो मिशन। तो ये याद रखना है। क्लियर है? तो ये पूछा जा सकता है। तो ये लैंडर मिशन है, लैंडर और रोवर जाता है। देखिए, मिशन का भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले किसी इंटरप्लेनेटरी मिशन पे भेजा जाता है तो सबसे पहले ऑर्बिटर भेजा जाता है, जो ऑर्बिट में उसके घूमता रहता है, और इस चाहे वो सैटेलाइट हो, नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून है, या फिर कोई जो है प्लेनेट है जैसे मार्स है, तो उसके चारों ओर जाके क्या करता है, उसकी अर्थ के उस जो प्लेनेट की सरफेस का फोटो भेजता रहता है और बताता रहता है किस तरह की सरफेस है, बहुत सारी जानकारी देता रहता है। फिर जब ऐसा लगता है कि मिशन की तैयारी की जाती है कि अब उस पर उतरना है, फोटो लेके माहौल आप आसपास का पता कर लिया, तो फिर लैंडर एंड रोवर मिशन जाता है। भारत का चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर मिशन था। चंद्रयान 1 2008 में गया, ऑर्बिटर मिशन था। लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। लैंडर लैंड करवाता है, रोवर उसमें से रोबोटिक आर्म होती है, रोबोट निकलता है। क्लियर? और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद तो एक तो होता है स्टडी करने के लिए लैंडर रोवर मिशन का, एक फिर लैंडर रोवर मिशन ऐसा जाता है जो वहां से नमूने लेके वापस लौटता है, और फिर लास्ट स्टेज में जाके फिर क्या भेजा जाता है, ऐसी अगर कंडीशन वहां पे सिचुएशंस ऐसी होती हैं, परिस्थितियां, एटमॉस्फेयर ऐसा बनता है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड होती है, तो फिर वहां पे एडवांसमेंट होता है टेक्नोलॉजी का अगर उस देश के पास, तो फिर वहां पे क्या भेजता है, वो ह्यूमंस भेजता है, मानव मिशन भेजता है। क्लियर? जैसे अमेरिका ने, कहा जाता है नासा ने नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिका ने मून पे भेजा था, ऐसा कहा जाता है। अगला, तो ये चाइना का आंसर हो गया। द एशियन बैंकर मैगजीन के द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर किसे दिया है, सेबी को। सेबी कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर आपको पता होगा। भारत में आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर का है।
और PFRDA, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन नियामक है, पेंशन रेगुलेटर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूक्रेन द्वारा नियुक्त विश्व का पहला AI राजनयिक, AI मतलब रोबोट डिप्लोमेट कौन है? विक्टोरियस SC है। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपका काम है इंडिया की रैंक गूगल करके पता करना इंटरनेट से, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक पे कौन है ये पता करना। चलिए अगला, 18वीं लोकसभा में विपक्ष नेता, ये सब डिस्कस कर लिया। कांस फिल्म फेस्टिवल में 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला गया? एनोरा को। इसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चित पुस्तक अ फ्लाई ऑन दी RBI वॉल किसकी पुस्तक है? अल्पना किल्लावाला। अगला, हाल ही में यूनेप के द्वारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो ये बताता है कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है, किन देशों का कितना पॉल्यूशन को काउंटर कर रहे हैं और पॉल्यूशन में काउंटर करने में उनका क्या, एनवायरमेंट को क्लीन करने में, प्रोटेक्ट करने में क्या योगदान है, उसको लेके कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फर्स्ट रैंक कौन सी है? इंडिया की रैंक कौन सी है? लास्ट रैंक किसकी है ये पता करना है आपको। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वापस क्या बना दी? अमरावती बना दी। इससे पहले YSRCP के जो जगन मोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अमरावती, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने अमरावती, जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना तो तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद और चंद्रबाबू नायडू ने उस समय कैपिटल क्या बनाई? अमरावती बनाई। क्लियर? अब जब जगनमोहन रेड्डी वापस आ गए तो उन्होंने चेंज करके विशाखापट्टनम बना दी। क्लियर है? लेकिन फिर से चंद्रबाबू नायडू वापस मुख्यमंत्री बन गए, तब उन्होंने फिर से क्या किया? अपना प्रोजेक्ट अमरावती को कैपिटल बना दिया। क्लियर? हाल ही में किस भारतीय को मरुस्थलीकरण रोकने के लिए भूमि नायक का अवार्ड दिया गया है ना? लैंड हीरो, भूमि नायक। एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का जिसके अंतर्गत ये बनाया गया है। सिडेस सकोरे नाम है, कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में मनाए जाने वाला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर। टाइम मैगजीन की टॉप 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कौन भारतीय कंपनी है? RIL, रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। साइरस पूनावाला की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, भारत की। ये पुणे बेस्ड है, पुणे में बेस्ड है ये कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मैंने मोहन चरण मांझी पहले बता दिया। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ साइन किया? UPI टेक्नोलॉजी। हम किसको शेयर कर रहे हैं अब? उस देश का नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। बिल्कुल पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल किनारे है ये देश पेरू, आप देख सकते हो ये। और पेरू, यहीं पे पेरूवियन करंट फ्लो होती है जिसे हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, जो एक ऊपर के लिए जाएगी इक्वेटर की ओर, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है। जब ये कोल्ड करंट होती है तो ये ला नीना होती है, और जब ये गर्म करंट, वार्म करंट बन जाती है तो ये अल नीनो हो जाता है। अल नीनो नानीना मैंने आपको ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया पूरा। चांगी 6 लैंडर मिशन मैंने पहले बता दिया। हाल ही में चर्चा किज कलासी और खोदा आफरीन डैम, ये फेमस चर्चा में इसलिए है क्योंकि अजरबैजान में है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो इन्हीं डैम्स का इनॉग्रेशन करने अजरबैजान गए थे। अजरबैजान से वापस ईरान आ रहे थे और उनकी क्या हो गई? एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डिस्कस कर चुके। हाल ही में हुए नीट पेपर लीक में नीट जो NTA, नीट नहीं है यहां पे देखना, NTA के डायरेक्टर, तो डायरेक्टर ऑफ NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का एग्जाम कराती है और बहुत सारे और एग्जाम कराती थी, उसके डायरेक्टर जनरल को हटा दिया क्योंकि नीट का पेपर लीक कांड हुआ। मतलब ये पेपर के बाद सुबोध कुमार IAS थे जिनको हटा दिया गया। हाल ही में PRL जो है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद है, उसने 3 क्रेटर्स को डिस्कवर किया है मार्स पर। लाल क्रेटर नाम है, जो फिजिसिस्ट हैं इन ऑनर ऑफ भारत, जो बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, भौतिकविद हैं, उनके नाम पर लाल क्रेटर। मुरसान क्रेटर यूपी में एक सिटी है उसके नाम पर, और हिल्सा क्रेटर बिहार में एक सिटी है उसके नाम पर। ये PRL को स्थापित किसने किया था? तो एक आपने वेब सीरीज देखी होगी रॉकेट बॉयज, जिसमें होमी जहांगीर बाबा की कहानी और विक्रम साराभाई जी की कहानी दिखाई है। होमी जहांगीर बाबा जी को फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया कहा जाता है। उन्होंने बार्क को एस्टेब्लिश किया। बॉम्बे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में है, मुंबई के पास।
और फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम जिन्होंने इसरो को स्टैब्लिश किया, विक्रम साराभाई जी, उन्होंने ही PRL अहमदाबाद में स्टैब्लिश की थी। 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। क्लियर। सिक्किम में ये चर्चा कर चुका, कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए का पार्टनर है वो। तीसरी बार किसका रिकॉर्ड के बराबर की डिस्कस कर लिया हमने। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कारेज। 4, तो आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम साल में 4 होते हैं। सबसे पहले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन। क्लियर है, तो ये 4 याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 मैडन ओवर फेंकने वाला दुनिया का दूसरा गेंदबाज कौन बना है, लॉकी फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड। पहले गेंदबाज कनाडा के हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप गूगल सर्च करके लिख लेना। कोई कनाडा का एक गेंदबाज है जो पहला गेंदबाज था जिसने लगातार T20 में 4 ओवर मैडन फेंके थे। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चर्चा कर ली हमने। एनडीए और इंडिया का पूरा नाम डिस्कस कर लिया पूरा हमने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में T20 में सबसे तेज शतक साहिल चौहान एस्टोनिया के। किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान ने इस्तीफा दे दिया, सुनील छेत्री, नाम सुना होगा आपने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। भारत जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के, आपको पता भारत T20 में दूसरी बार जीता है और वर्ल्ड कप ये चौथा है, क्योंकि 2 50-50 की जीत ली अपने 1983, 2011 और 2007 में T20 जीता और अभी 2024 का। क्लियर है। प्लेयर ऑफ द मैच जो है विराट कोहली को दिया गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन आप देख लेना एक बार। 2024 के लिए प्रतिष्ठित 2024 का पेन पिंटर प्राइज किसको दिया गया है, साहित्य में लिटरेचर में दिया जाता है, अरुंधति राय को दिया गया। किस विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव, केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया दूसरी बार और नाम बदल के केरलम करने का प्रस्ताव पास किया है। नाम बदलना, कोई नया स्टेट बनाना, पुराने स्टेट का स्टेटस खत्म करना, उसकी बाउंड्री में चेंज करना, उस स्टेट के नाम में चेंज करना, ये कौन करता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत इसका अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। तो नाम ये तभी बदला जाएगा जब पार्लियामेंट प्रपोजल पास कर देगी, संसद प्रपोजल पास कर देगी। चलिए, कौन सा ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना, 2015 में। पेरिस क्लाइमेट डील, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की COP21 हुई थी पेरिस में, जहां पे पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई। उसी में फ्रांस और इंडिया के ज्वाइंट वेंचर के रूप में शुरू हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका पर्पज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो देश आते हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और पूरी दुनिया में सोलर ग्रिड तैयार करके एक देश से दूसरे देश सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब ट्रांसफर करना, स्थानांतर, ट्रांजिशन करना। इसके लिए तो 100वां देश बन गया इसका पराग्वे। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, नोएडा, सॉरी गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। डीप ओशन मिशन भारत ने शुरू करने वाला, डीप ओशन मतलब गहरे समुद्र का मिशन, समुद्र के अंदर जाया जाएगा। क्लियर है। 3 साइंटिस्ट जाएंगे, एक व्हीकल तैयार किया गया जिसका नाम है मत्स्य 6000 मीटर नीचे जाएगा ये। क्लियर है। डीप ओशन मिशन, 3 साइंटिस्ट जाएंगे और जो बॉटम ऑफ द सी पे क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहते हैं, उनकी खोज में जाएगा। भारत 6ठा देश हो गया ऐसा करने वाला, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान के बाद। हाल ही में किन 2 देशों के बीच में रेलोस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, इंडिया और रशिया। ये कौन सा होता है, ये डिफेंस एग्रीमेंट होता है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है, डिफेंस एग्रीमेंट होता है, रक्षा समझौता होता है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के जो डिफेंस बेसिस होते हैं, रक्षा जो बेसिस होते हैं, चाहे वो मिलिट्री बेस हो, एयर बेस हो, उन सबको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उन सबके एक्सेस के साथ साथ कोऑपरेशन को और बढ़ाते हैं। हमारा अमेरिका के साथ भी हो चुका है लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट कहते हैं जिसे, ये अमेरिका के साथ हुआ। लिमोआ, रेलोस किसके साथ हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट, इंडिया रशिया। हाल ही में नेटो कब बना, 1949 में। आपको पता होगा कोल्ड वॉर चल रहा था, तो एक तरफ अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज थे जिन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया नेटो, तो सामने यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, जिसको रशिया लीड कर रहा था, उसने जो बनाया उसका नाम था, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सा में हुआ ये वॉर्सा पैक्ट। वॉर्सा पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था यूएसएसआर का, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो नेटो, इसके टोटल मेंबर 32 हैं,
और रसिया यूक्रेन का वॉर इसी को लेके हो रहा है। रसिया कहता है कि भाई यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, क्योंकि रसिया का नेटो क्या है, दुश्मन है। क्लियर है। यूक्रेन कह रहा था हम शामिल होंगे, इसी को लेके वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन का। आपको पता है मेजर रीजन भाई है, 32 मेंबर है, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर है इसका। मार्क रुट्टे को इसका सबसे बड़ा अधिकारी बनाया, महासचिव कहते हैं जिसे, जनरल सेक्रेटरी। भारत का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है T20 में 200 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? कप्तान भारत के रोहित शर्मा। सिप्री की कौन सी रिपोर्ट? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हर साल रिपोर्ट निकालता है जिसमें बताता है कि कितना वेपनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफेंस के फील्ड में कितना देश तेजी से आगे काम कर रहे हैं। तो इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा है भारत परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है बढ़कर, तो 172 हो गई है। क्लियर है। भारत परमाणु हथियार रखने वाले संख्या के मामले में कितना हो गया? 172। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस पे हैं? रसिया पे हैं, और रसिया के बाद यूएसए। क्लियर है। ये दुनिया के वो देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा क्या है? परमाणु हथियार है। क्लियर है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो रसिया के पास 4000 से ज्यादा है, अमेरिका के पास 3000 से ज्यादा है, भारत छठे नंबर पे आ गया, 6 नंबर। सब तीसरे नंबर पे चाइना के पास है 500 के समथिंग। क्लियर है। और दुनिया में न्यूक्लियर पावर कंट्री कितने? 9। P5, 5 P परमानेंट 5 है, वीटो होल्डर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, प्लस इंडिया के पास है। इंडिया के अलावा इसराइल के पास है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास है, और नॉर्थ कोरिया के पास है। ये 9 देश हैं जिनके पास क्या है? न्यूक्लियर वॉरहेड है। एक मिशन है जिसका नाम है चेज। ये सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। चीनी मतलब चाइनीज एच एल्फा सोलर एक्सप्लोरर सैटेलाइट है। बहुत चर्चा में क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ, जो जगह आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रही थी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार ने। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे बनाया गया? पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे है? ये महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। सिमोन मैक को बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रैमफोसा। साउथ अफ्रीका आपको पता है ब्रिक्स का भी पार्ट है, किसका? और ये इसकी पिछली 2023 की ब्रिक्स समिट 15वीं कहां हुई थी? जोहान्सबर्ग में हुई थी। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, और इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। एक कैपिटल प्रिटोरिया में है, एक कैपिटल केप टाउन में है, और एक कैपिटल ब्लूमफॉन्टेन में है। ब्लूमफॉन्टेन दुनिया का एकमात्र देश जिसकी 3 कैपिटल है। हाल ही भारत सरकार ने किसे भारत का नया विदेश सचिव विक्रम मिश्री को बनाया गया है विनय क्वात्रा की जगह। पहले कौन थे? विनय, अब क्वात्रा की स्पेलिंग देख लेना, क्वात्रा, ठीक है। विनय क्वात्रा थे, उनकी जगह पे क्या बनाया गया? विक्रम मिश्री को बनाया गया। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज कौन सी रिवर पर? इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी? चेनाब, इस पर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। अगला, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा NOx नाइट्रस ऑक्साइड का 3 सबसे बड़े एमिशन करने वाले देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा चाइना करता है, फिर इंडिया, फिर यूएसए। ये एक पॉल्यूटेंट होता है, आपको पता होगा। हाल ही में चर्चित SBOM सैटेलाइट मिशन है, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर मिशन। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत चर्चा में रहा। इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, फ्रांस और चाइनीज स्पेस एजेंसियों का ज्वाइंट वेंचर है। देश की पहली लिथियम खदान, पहली लिथियम माइन जहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़। भारत लिथियम आपको पता हुआ है, भारत लिथियम का इंपोर्ट करता है, और दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास लिथियम सबसे ज्यादा डिपोजिट है, उन्हें लिथियम ट्राइंगल बनाते हैं वो देश, लिथियम का त्रिकोण बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेरू, साउथ अमेरिका के देश हैं बोलीविया और चिली, पेरू, बोलीविया और चिली। अगला, किस आसियान देश, आसियान मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये 10 देशों का ग्रुप है। क्लियर है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है, ब्रुनेई है। क्लियर है। ये 10 देश हैं।
इन 10 देशों में पहला देश कौन बन गया जिसने सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है? थाईलैंड। दुनिया का पहला देश नीदरलैंड। यूरोप का देश कौन सा? नीदरलैंड, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने वाला। एशिया का पहला देश ताइवान, तीनों मैंने लिख दिए। और साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब जिसमें हम आते हैं, 8 देश आते हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और मालदीव। कितने हो गए? शार्क देश हो गए 8। और इनका संगठन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। क्लियर है? पहला देश नेपाल बन गया जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया। साउथ एशिया का लीगल स्टेटस दिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड की है। आपका काम है इंडिया की रैंक इसमें पता करना। भारत सरकार द्वारा एक नया बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है, बाधवान पोर्ट। कहां पर? महाराष्ट्र में। कौन सी प्रोजेक्ट? मैंने पढ़ाया आपको ज्योग्राफी में, सागरमाला। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुराने बंदरगाह जो 12 मेजर पोर्ट है उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है और नए बंदरगाहों की स्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको नया बंदरगाहों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। क्योंकि भारत आगे आने वाले टाइम में भारत की इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आगे आने 10 से 15 साल में भारत इंपोर्ट इकोनॉमी से एक्सपोर्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो भारत का जो कंटेनर कैपेसिटी है बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो शिपमेंट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो अभी से उसकी तैयारियां की जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या अभियान है स्कूल इन ए वॉक्स अभियान। किसने? असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हेमंत विश्व शर्मा जो वहां के सीएम है, बीजेपी की वहां पे सरकार है। ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला ग्रीन सचिवालय। ग्रीन सचिवालय मतलब सचिवालय सेक्रेटेरिएट जहां से सरकार चलती है। पहला कौन सा बन गया? असम गवर्नमेंट बन गया। असम गवर्नमेंट का जो सचिवालय है जहां से सरकार चला जाती है, एग्जीक्यूटिव का सेंटर जो है, एग्जीक्यूटिव सरकार जहां से चलती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो ग्रीन सर्टिफिकेट मतलब यहां पे सारा कार्बन इमिशन नहीं करता है ये। मतलब इस बिल्डिंग से कार्बन इमिशन नहीं होगा, सारा यूज किसका होगा? ग्रीन एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी या हाइड्रो पावर, इन सब का यूज होगा। लंदन स्थित केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, इसने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग सेक्टर मनी मार्केट का रेगुलेटर है। इकोनॉमिक्स में मैंने ये सब पढ़ाया आपको। भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र, ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन कहां शुरू किया गया है? नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, आपको पता। लगातार 2 मैचों में 2 हैट्रिक लेने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना दिया है? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने। लगातार कंटिन्यूअस 2 मैचों में लगातार हैट्रिक लिए। हाल ही में सीमा पार मादक तस्करी, क्लियर है, ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कहां पे है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे अपॉइंट जो है तैनात होती है, डिप्लॉय होती है। सेंट्रल फोर्सेज में से एक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, उसने मिशन निश्चय शुरू किया। हाल ही में खबरों में वर्ल्ड निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटाट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है। ये बताती है कि दुनिया में एफडीआई का फ्लो कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, किस देश में कितना एफडीआई गया। क्लियर है? और इसने बताया कि 2023 के मुकाबले भारत में एफडीआई में क्या आई है? गिरावट आई है। क्वेश्चन यहां से आपको पूछ सकता है, एफडीआई में क्या आई है? गिरावट आई है। क्लियर? और भारत में 2022 में जो एफडीआई के मामले में, वर्ल्ड में एफडीआई के मामले में भारत 8वें नंबर पे था और 2023 में ये गिर के कितने नंबर पे हो गया? 15वें नंबर पे आ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई किसे मिलता है? अमेरिका को मिलता है, फिर चाइना को मिलता है, फिर सिंगापुर को मिलता है। ये एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, मैंने ऑफिसर्स बैच में आपको इकोनॉमिक्स में पूरा पढ़ाया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या दिया है? कितने % रिजर्वेशन का आदेश दिया? 1% का। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में, हर जिले में अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट की वहां पे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है, सीएम है मोहन यादव जी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों को मंदिरों का संग्रहालय, योगी जी की गवर्नमेंट ने किस शहरों को मंदिर, म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाने का प्रस्ताव दिया? अयोध्या। क्लियर है? भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो खबरों में रहा, मतलब एक साथ पहली बार बहुत सारी देशों की एयरफोर्स के साथ भारत की एयरफोर्स क्या करेगी?
भारत की एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज करेगी, उसका नाम है तरंग शक्ति। क्लियर है। अगला, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, एक वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है जिसने भारत के एक चौथे शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, कौन सा शहर बना है, चौथा शहर बना है, जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, श्रीनगर, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इससे पहले जो शहर हैं, जयपुर, राजस्थान का जयपुर मिल चुका है ये स्टेटस, मलप्पुरम केरला का एक शहर है, और मैसूर ये किसका शहर है, कर्नाटका का। ये 3 शहर पहले से इसको प्राप्त है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस मिला हुआ है, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देती है। क्राफ्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, लोकल क्राफ्ट्स में, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में जो शहर क्या होते हैं, अपने आप को पीक पे पहुंचाते हैं, स्किल को, उसके लिए स्टेटस दिया जाता है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को दिया गया। तो भैया ये हमने 92 क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ ही साथ मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में हर क्वेश्चन के साथ डिस्कस की। ये था हमारा इस महीने का करंट अफेयर, जिसमें हमने 100 से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उनके कॉन्सेप्ट्स को और फैक्ट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना फीडबैक हमें जरूर दें। हमारे ऑफिसर्स बैच से जुड़ सकते हैं आप लोग, 2024-25 के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी सारा कुछ मिलेगा। कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर भी मिलेगा, साथ ही साथ स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। न्यू टारगेट ग्रुप इसके साथ हर महीने शुरू होते हैं, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे टारगेटेड टारगेटेड बैचेस चल रहे हैं अलग अलग के लिए, जैसे जीएस के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, जीएस का उसको अलग से आप ले सकते हैं। मैथ्स के लिए द्रोणाचार्य बैच चल रहा है, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी टारगेटेड बैच हैं, तो उसको आप उससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।